हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। संधि क्या होती हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि किन शब्दों से मिलकर बनी हैं, स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं संधि के बारे में। तो संधि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता है। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना भी संधियाँ करती हैं। शब्द रचना में भी संधियाँ काम करती हैं। अगला है, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाती हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि का मतलब ये हुआ कि जब दो शब्द जिनका जो है दो शब्दों का अंतिम ध्वनि, मतलब पहले दो शब्द होंगे और पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि जब आपस में मिलती है तो जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, संधि होती है वहाँ पर। चलिए देखते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है हिमालय का। तो हिमालय का जो संधि होगा, हिमालय का जो विच्छेद होगा तो हिम प्लस आलय होगा। क्या होगा, हिम प्लस आलय। तो हिम का जो आ निकल रहा है और छोटा और ये जो बड़ा आ है, तो इनको हम दोनों को मिलाएंगे तो छोटा प्लस बड़ा आ दोनों मिलकर कौन सी संधि बनते हैं, तो दोनों मिलकर जो है दीर्घ संधि बनती है। इस प्रकार से हम आज संधियों को पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार सत्य प्लस आनंद सदानंद होता है। तो ये थे विच्छेद। अब हम देखेंगे संधियों के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है, तो हम बात करें संधियों की तो संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। तो संधियां हिंदी में कितने प्रकार की हैं, तीन प्रकार की संधियां मानी गई हैं। अब हम स्वर संधि को जानेंगे। कौन सी संधि, स्वर का मतलब होता है, जो स्वर कितने हैं, हिंदी में कुल 11 स्वर माने गए हैं और उन्हीं स्वरों को स्वर से स्वर का मेल ही स्वर संधि होती है। चलिए हम देखते हैं, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो क्या होता है, स्वर संधि में स्वर से स्वर का मिलाप होता है, तो वहाँ पर जो है स्वर संधि होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस संधियों की जो PDF पाना चाहते हैं तो PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर चैनल हमारा अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है माई स्ट्रगल एकेडमी और वहाँ से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए उदाहरण है स्वर संधि का है, जैसे विद्या प्लस आलय। क्या है, विद्या और प्लस आलय। तो यहाँ पर जो विद्या का जो आ है और विद्या का जो बड़ा आ है और प्लस आलय का जो बड़ा आ है, ये दोनों के मिलने से जो है बड़ा आ हुआ है।
तो आप थोड़ा ध्यान करिए कि यहाँ पर जो आ है ए भी स्वर है और ए भी स्वर है। जब दोनों स्वरों के मेल से क्या हुआ है, संधि में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर जो है स्वर से स्वर का मिलाप हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि है। अब स्वर संधि विद्या प्लस आलय मिलकर जो है विद्यालय बना हुआ है। अब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार की स्वर संधियाँ मानी गई हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि। इसके बाद जो है अयादि स्वर संधि। कौन सी? अयादि स्वर संधि। चलिए हम पहले जो दीर्घ स्वर संधि को पढ़ते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है और इसके बनाने के नियम क्या होते हैं। तो जो दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ संधि, इसमें क्या होता है, जब आ के साथ यानी कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ के साथ ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो तो दीर्घ आ बन जाता है। उसी प्रकार जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो दीर्घ ई ही बन जाती है। इसी प्रकार ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों के मेल से क्या बन जाता है, दोनों के मेल से बड़ा दीर्घ ऊ बन जाता है। अर्थात सूत्र अकः सवर्णे दीर्घा, मतलब अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ स्वर दीर्घ संधि बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो सुजातीय स्वर आसपास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी प्रकार इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। इसे ह्रस्व संधि भी कहा जाता है। तो आपको थोड़े पॉइंट इसमें ध्यान देने हैं कि जो दीर्घ संधि को हम ह्रस्व दीर्घ संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व दीर्घ संधि भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ, यानी कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद कोई ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए तो वहाँ पर हम दीर्घ आ ही रखते हैं। चलिए हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे। उदाहरण हमने पहला ही देख लीजिए। उदाहरण है धर्मार्थ। क्या है? धर्मार्थ। जब धर्मार्थ क्या है, धर्मार्थ हमारा संधि है और इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो धर्म प्लस अर्थ होगा। क्या होगा? धर्म प्लस अर्थ। तो धर्म का जो आ है ह्रस्व आ और अर्थ का जो आ है, अर्थ का जो आ है, ये दोनों के मिलने से जो है क्या हुआ है, बड़ा आ बना है। क्या बना है? बड़ा आ। तो जब बड़ा आ बन गया है तो यहाँ पर जैसा कि दीर्घ संधि का नियम ही यही होता है कि ह्रस्व आ आए या फिर दीर्घ आ आए या फिर ह्रस्व आ आए या ह्रस्व, मतलब कोई भी ह्रस्व स्वर आए या फिर दीर्घ स्वर आए तो वहाँ पर हम ह्रस्व नहीं बल्कि दीर्घ स्वर को रख कर जो है दीर्घ संधि बनाते हैं। अगला उदाहरण और भी उदाहरण हैं, देखते हैं। जैसे कि पुस्तकालय है एक। क्या है? पुस्तकालय। अब पुस्तकालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है? पुस्तक प्लस आलय बनता है। तो जब पुस्तक प्लस आलय बनता है तो पुस्तक का जो का जो आ बचा है, जैसे पुस्तक है तो पुस्तक का हम आ निकाल लिए और आलय का जो बड़ा आ है इसको निकाल लिए। तो जब दोनों मिले तो दीर्घ आ बने। क्या बने? दीर्घ आ। ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलकर दीर्घ आ बनाते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई भी ह्रस्व आ, अब इसमें चाहे ये इधर हो या ये इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर हम सिर्फ दीर्घ आ ही लिखेंगे। इसी प्रकार से पुस्तक प्लस आलय हुआ है तो पुस्तक अलग है और पुस्तकालय जो है अलग है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों के मेल से जो है क्या बना है? पुस्तकालय बना है। इसी प्रकार विद्यार्थी भी है। विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी। तो विद्या में जो आ छिपा हुआ है,
विद्या में दीर्घ आ छिपा हुआ है, दीर्घ आ है। उसके बाद जो है अर्थी का जो आ है, इन दोनों के मेल से जो है बड़ा आ बनता है। तो यहाँ पर विद्या और इसमें ए वाला आ जोड़े तो आ हो गया, उसके बाद अर्थी लिख दिए तो विद्यार्थी बनता है। इसी प्रकार रविंद्र भी होता है, रविंद्र। रवि का जो है ई निकाल लिए और इंद्र का ई निकाल लिए, तो यहाँ पर दोनों ही ह्रस्व ई हैं। तो यहाँ पर जो दोनों ही ह्रस्व ई हैं तो दोनों के मेल से जो है दीर्घ ई का निर्माण होगा, और दीर्घ ई के निर्माण से जो है क्या होता है, रविंद्र हो जाएगा। क्या होगा, रविंद्र होगा। फिर अगला है मुनि प्लस ईश। क्या होता है, मुनि में जो मुनि में क्या है, जो छोटी ई है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व ई भी बोलते हैं। तो मुनि में जो ह्रस्व ई है और उसके बाद जो ईश में यानी कि मुनीस, मुनीस का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मुनि प्लस ईश बनता है। और जब मुनि प्लस ईश बनता है तो मुनि का हम ई रख लेते हैं ह्रस्व ई, और ईश का जो है दीर्घ ई। तो दोनों का जो है हम मेल करने से दीर्घ ई को रखेंगे। तो मुनि प्लस ईश में दीर्घ ई रखने से मुनीस बनता है। क्या बनता है, मुनीस। इसी प्रकार हम भानु प्लस उदय में भानु और उदय, भानु प्लस भानुदय का जो विच्छेद होगा भानु प्लस उदय होगा, और इसमें भी छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ अर्थात ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों के मेल से जो है ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ। इसमें ध्यान देना है कि जो भानु का ह्रस्व ऊ है उसके बाद उदय का भी ह्रस्व ऊ है, तो इन दोनों के मेल से क्या बना है, दीर्घ ऊ बना है। जब दीर्घ ई बना तो भानु उदय में हम इस प्रकार से भानुदय नहीं लिखेंगे, बल्कि ह्रस्व आ और दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ई के मेल से जो दीर्घ ऊ बना है वहाँ पर हम जो ये मात्रा है ये दीर्घ ऊ की लगाएंगे तो भानुदय हो जाएगा। इसी प्रकार वधु प्लस ऊर्जा है। क्या है, वधु प्लस ऊर्जा, इसका संधि विच्छेद है वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। तो वधूर्जा में जो ऊ छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, छोटा ऊ, जिसको हम ह्रस्व ऊ भी बोलते हैं। जो ह्रस्व ऊ है, अब वधु में तो दीर्घ ऊ है, उसके बाद जो है ऊर्जा में भी दीर्घ ऊ है। ह्रस्व वधु में भी दीर्घ है और ऊर्जा में भी दीर्घ है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम दीर्घ ऊ ही रखेंगे, कुछ और नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से वधु प्लस ऊर्जा बराबर वधूर्जा। इसी प्रकार से विधु प्लस उदय विधुदय, भू प्लस ऊर्जित भूर्जित हो जाता है। तो ये तो रहे दीर्घ संधि के उदाहरण। आशा करता हूँ दीर्घ संधि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं गुण संधि की तरफ। गुण संधि जो है, गुण संधि क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो ए बनता है। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो तो ओ बनता है। जब ह्रस्व आ या फिर दीर्घ आ हो तो री के स्थान पर अर बनता है। इसे संधि कहते हैं। इसे कौन सी, गुण संधि कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 गुण बताए गए हैं। अब 3 गुण कौन कौन से हैं, आपको ध्यान देना है कि जब भी ह्रस्व आ, क्या है, ह्रस्व आ या फिर दीर्घ आ के बाद जो दूसरा शब्द होगा उसमें ई या फिर दीर्घ ई या फिर ह्रस्व ई होगी तो वहाँ पर क्या होगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। चलिए हम बना देते हैं। मतलब ह्रस्व आ के बाद या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद
अगर कोई भी ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई आएगी तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए। और उसी प्रकार से अगर ह्रस्व आ या फिर दीर्घ आ के बाद अगर ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ आएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? ओ लगाएंगे। लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओ। और इसमें अगर ह्रस्व आ या फिर दीर्घ आ के बाद अगर री आता है, क्या आता है? री, तो वहाँ पर अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर। तो आपको थोड़ा संधि आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ संधि समझ आ जाएगी आपको। तो यहाँ पर अर हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे। उदाहरण है नर प्लस इंद्र। क्या है उदाहरण? नर प्लस इंद्र। अब नर प्लस इंद्र मिलकर नरेंद्र बनता है। तो नर प्लस इंद्र जो है, नर का जो है हम आ ले लिए और इंद्र का ई ले लिए। इंद्र का छोटी ई है, ह्रस्व ई है, तो ई ले लिए। उसके बाद जो है अब यहाँ पर क्या बनेगा? जैसा कि नियम था कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद कोई ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आएगी तो वहाँ पर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम नरेंद्र लिखेंगे तो यहीं पर जो ए की मात्रा लग जाएगी, नर प्लस इंद्र में ए की मात्रा लग जाएगी तो वहाँ पर नरेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार सुरेंद्र भी होगा। सुर प्लस इंद्र मतलब आ के बाद ई आया तो ए लगा दिए। ज्ञान प्लस उपदेश, आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ज्ञान प्लस उपदेश, तो ज्ञान में जो ज्ञान है, क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान का जो है यहाँ पर आ ले लिए हम और उपदेश का ऊ ले लिए। तो यहाँ पर हमने नियम में बताया था कि आ के बाद अगर ऊ आएगा, आ के बाद ऊ आएगा तो वहाँ पर ओ हो जाएगा। तो इसी प्रकार ज्ञान प्लस उपदेश मिलकर जो है ज्ञानोपदेश बनता है। भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु है तो यहाँ पर भारत का जो ता है, ता में जो ह्रस्व आ छिपा हुआ है, ह्रस्व आ है, और इसके बाद इंदु में जो है ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई है। तो यहाँ पर आ के बाद ई आया है तो हमने बताया आ के बाद ई अगर आएगा तो वहाँ पर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो इस प्रकार से भारत प्लस इंदु मिलकर जो है भारतेंदु, ए की मात्रा चढ़ जाएगी, वहाँ पर इंदु हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा। अब ऋर की देख लेते हैं कि ऋर देव, देव का जो है आ है, देव में आ छिपा हुआ है ह्रस्वा। उसके बाद ऋषि है, देव ऋषि का जो विच्छेद होगा तो देव प्लस ऋषि होगा। तो देव का आ ले लिए और हम ऋषि का री ले लिए। तो हमने नियम में बताया था कि आ के बाद अगर री आएगा तो वहाँ पर अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देव ऋषि हम नहीं बोलते हैं देव, बल्कि देवर्षि बोलते हैं, देवार्षि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवार्षि। इसी प्रकार सर्व प्लस इक्षण है, सर्वेक्षण हो गया। अब हम देखते हैं वृद्धि संधि क्या होती है। वृद्धि संधि हम जानेंगे। वृद्धि संधि में क्या नियम होते हैं और वृद्धि संधि क्या होती है। इसका एक संस्कृत में भी सूत्र होता है कि वृद्धि रेचि, मतलब एच के बाद एच आता है। हम देखते हैं ह्रस्व आ या दीर्घ आ जैसा कि लिखा हुआ है के साथ अगर ए या आए आए तो वहाँ पर हम आय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आय बनाते हैं। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ ओ औ आए तो वहाँ पर औ बनता है। उसी प्रकार वृद्धि संधि होती है। तो हम जैसे कि उदाहरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण रखते हैं तब आपको समझ में आएगा। उदाहरण है मत प्लस एकता। मत एकता है जैसे, तो मत एकता में मत का जो हम ह्रस्व आ छिपा हुआ है ता में, तो इसको हम ले लिए।
उसके बाद ए है। तो हमने अभी बताया है कि जब आ के बाद ए आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या आय आए तो वहाँ पर आए बन जाता है। क्या बन जाता है? आय बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतैक्य बन जाता है। क्या बनता है? मतैक्य। दोनों के मेल से आय बनता है। फिर इसी प्रकार 1+1 है तो 1+1 मिलकर एकाएक बनता है। क्या बनता है? 1+1 मिलकर एकाएक बनता है। तो एक का जो आ है प्लस ए, तो हमने नियम में बताया कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या आए आए तो वहाँ पर हम आय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आय। तो इसी प्रकार से मतैक्य बन जाता है। इसी प्रकार धनेषण है तो धन प्लस एषण धनैषण हो जाएगा। आ के बाद ए आया है तो यहाँ पर आय बन जाएगा। सदा प्लस एव है तो आ के बाद दीर्घ आ है तो दीर्घ आ के बाद ए आया है तो आय बन जाएगा, सदैव हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ भी आए वहाँ पर होगा क्या? आय ही होगा। क्या होगा? आय ही होगा, दीर्घ है। इसी प्रकार महा प्लस ओज है, महा प्लस ओज है तो महोज होगा। इसमें दो ही अक्षर आएंगे, ए आए या औ आए। अब हम देखेंगे यड़ संधि क्या होती है। संधि के नियम को हम जानेंगे कि यड़ संधि क्या होती है। अब ये रही यड़ संधि। यड़ संधि है इसमें, तो यड़ संधि में होता है कि जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो, मतलब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, मतलब ई या ह्रस्व ई को छोड़कर कोई अन्य शब्द हो तो वहाँ पर या बन जाता है। उसी प्रकार जब उ, ह्रस्व उ और दीर्घ आ उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहाँ पर वा बन जाता है। री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है। यड़ संधि के प्रकार के मतलब यड़ संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद माने गए हैं। या से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए और वा से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। सद में त्रा होना चाहिए। ये जो है इसका नियम होता है, यानी कि यड़ संधि के 3 नियम बताए गए हैं। या से पूर्व कोई आधा व्यंजन होना चाहिए। या से पूर्व क्या हो? आधा व्यंजन होना चाहिए और वा से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। शब्द में त्रा होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यड़ स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि या और त्रा में स्वर होना चाहिए और उसी से बने हुए शुद्ध व सार्थक स्वर को के बाद लिखें, को प्लस के बाद लिखें, उसे यड़ संधि कहते हैं। हम चलिए देखते हैं। उदाहरण है इत्यादि। तो इत्यादि में हमने अभी बताया है कि इति प्लस इत्यादि का जब हम विच्छेद करेंगे तो इति प्लस आदि बनता है, इत्यादि बनता है। तो इति यहाँ पे इति है, उसके बाद आदि हो गया। क्या हुआ? आदि। तो इति का जो है ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के बाद आपको ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर व्यंजन आया है। इसके बाद आ, कौन सा आ है? दीर्घ आ है। तो जब ई के बाद दीर्घ आ आया है, मतलब कोई समान वर्ण नहीं आया है, मतलब ई के बाद आ, ई के बाद या ही आता, ई के बाद ई ही आता तो क्या होता? ई के बाद ई ही आता है तो दीर्घ संधि हो जाती है। ई के बाद आया है तो यहाँ पर मतलब समान वर्ण नहीं है तो यहाँ पर यड़ संधि हो गई। और ई के बाद दीर्घ आ आया है तो यहाँ पर या होता है, ई का या हो जाएगा। अब हम लिखवा देते हैं कि ई के बाद अगर आ आएगा, ई के बाद आ आएगा या फिर कोई असमान वर्ड आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर या हो जाएगा। ऊ के बाद अगर कोई असमान वर्ड आए, क्या आए?
असमान वर्ण तो वहाँ पर वाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। उसके बाद री के बाद अगर कोई असमान वर्ण आएगा तो वहाँ पर रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार सुआगत है। क्या है? सुआगत। सुआगत है तो यहाँ पर सु जो ऊ है, क्या है? ऊ के बाद आ आया हुआ है तो यहाँ पर ऊ के बाद जब आ आएगा तो हमने अभी बताया है ऊ के बाद आ अगर आया है तो यहाँ पर वा आदेश होगा। क्या आदेश होगा? वा आदेश होगा। तो वहाँ पर जो आ है, आ की जगह पर वाह हो जाएगा और इस प्रकार से स्वागत बन जाएगा। अभी प्लस आगत है तो अभी है, अभी मतलब दीर्घ ई के बाद क्या हुआ है? आ आया हुआ है। दीर्घ आ के बाद, दीर्घ ई के बाद आ आया हुआ है तो यहाँ पर ई के बाद या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। इसी प्रकार से अयादि संधि हम जानते हैं। अयादि संधि में क्या होता है? अयादि संधि में ये होता है कि जब ए आए ओ आओ के साथ, ए आए ओ आओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए आए में, ए आए में और आए में, ओ आओ में और ओ आओ या रा हो जाता है, या वा से पहले व्यंजन पर आ प्लस आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो जाती है। लेकिन अगर और कोई विच्छेद ना निकलता हो तो प्लस के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होगा। इसी अयादि संधि कहते हैं। चलिए हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अयादि संधि को समझते हैं। अब अयादि संधि में क्या होता है कि इसका सूत्र भी है एचो अयावह। यहाँ पर एच के बाद कोई, एच के बाद अय आओ, अय आता है। चलिए देखते हैं। नयनम है। अब इसमें बताया गया है कि ए आए ओ आओ के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो ए के बाद अगर ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और आय के स्थान पर आय हो जाएगा। तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और जो आय है उसके स्थान पर आय हो जाएगा। और जो ओ है उसके स्थान पर औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ। और आओ के स्थान पर आओ हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल्स है ने प्लस अनम। क्या है? ने प्लस अनम, नयनम है। तो ने में जो ए आया है उसके बाद आ आया है। क्या आया है? आ आया है। तो ए के बाद जब आ आया है तो यहाँ पर अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। इस प्रकार से जब ने में हम अय जोड़ेंगे तो नय हो जाएगा। इसके बाद है नौ प्लस इक्का। क्या है? नौ प्लस इक्का। तो नौ में जो औ आया है, नौ प्लस इक्का मतलब नाविका। नौ में जो औ आया है, क्या आया है? औ। औ के बाद हमने बताया है कि ई आए या फिर कोई असमान स्वर आए, ई आए या दीर्घ आए, कोई भी आए, अगर आता है तो वहाँ पर क्या होता है? औ की जगह पर आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आओ हो जाएगा। इसी प्रकार नाविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाविक। भो प्लस अनम। इसी प्रकार ओ के बाद क्या आया है? ओ के बाद आया है तो यहाँ पर ओ का औ हो जाएगा। तो यहाँ पर औ हो जाएगा तो भव नम हो जाएगा। और पो प्लस इत्र है। क्या है? पो प्लस इत्र। पो में ओ हमने ले लिया
और ओ के बाद ई आया है तो यहाँ पर क्या आदेश होगा, यहाँ पर औ आदेश होगा। क्या होगा, औ आदेश होगा। तो पो प्लस इत्र बराबर पवित्र हो जाएगा। अगला है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, चलिए हम इसके नियम भी देख लेते हैं कि व्यंजन संधि में यह होता है कि जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें क्या है कि व्यंजन से व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलान होगा। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, व्यंजन जरूर आएगा। व्यंजन समझते हैं आप, व्यंजन मतलब जो स्वरों के साथ मिलकर बोले जाते हैं वही व्यंजन है। उदाहरण है दिगंबर। क्या है, उदाहरण है जैसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर है दिगंबर, इसका बनता है दिगंबर बनता है। उसी प्रकार अभि प्लस सेक का अभिषेक बनता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।